Hello everyone, in today's lecture we will be discussing about the concept of inertia, its type, Newton's laws of motion, and we will also discuss friction and its type. But before we will get into that topic, we need to know few basic things, and the first one is force. तो फोर्स जो है एक एक्सटर्नल कॉज है जो कि किसी भी बॉडी का जो इनिशियल स्टेट होता है बच्चों उसको चेंज करना चाहता है। अब किसी भी बॉडी का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट से आप क्या समझते हो? अभी मैंने कहा इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट का मतलब होता है शुरुआती अवस्था। यस, तो फोर्स जो होता है, बल जो होता है, एक बाहरी कारक होता है जो किसी भी बॉडी का जो इनिशियल स्टेट है उसको चेंज करना चाहता है। अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच changes the or tends to change the initial state of an object. It is not always necessary that force is being applied and body will change its initial state. It is not always necessary. As for example, right now I am applying a force on this wall, right? I am applying a force on this wall, but am I being able to displace this wall? Am I being able to change the position of this wall? No, but I am applying force. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इनिशियल स्टेट जो हम बोल रहे हैं उससे क्या समझते हो आप? देखो, किसी भी बॉडी का जो इनिशियल स्टेट होता है ना वो दो हो सकता है, या तो रेस्ट या मोशन। मतलब कोई भी जो बॉडी का फिजिकल स्टेट होता है दो कैटेगरी में उसको बोल सकते हैं हम, रेस्ट और मोशन। क्या होता है रेस्ट? इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट दैट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पड़ा हुआ है और वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, समय के साथ यदि वो अपना जो प्लेस है उसको चेंज नहीं कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वो जो बॉडी है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है, राइट। नाउ मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम देन यू से दैट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कोई भी बॉडी का जो इनिशियल स्टेट है वो दो हो सकता है, या तो कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे हो सकता है या फिर इन द स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है ये भी देख लो आप। सबसे पहला तो ये है कि एक फोर्स जो है किसी भी बॉडी का इनिशियल स्टेट को चेंज कर सकता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब या तो एक फोर्स किसी बॉडी का इनिशियल स्टेट को चेंज कर देता है या फिर करना चाहता है। ओके, दूसरा क्या है? एक फोर्स जो है किसी बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। मतलब कि कोई बॉडी यदि एक पार्टिकुलर स्पीड के साथ जा रहा है और फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, तो स्पीड को बढ़ाया घटाया जा सकता है। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। So force can change the speed of an object also. Now the third one is it can change the shape, size and configuration of an object, right? Like हमारे पास मान लो एक बॉल है तो उसको when we compress that ball from both side then what happens? Its shape, size and configuration gets changed. जैसे कि मान लो ये मेरा अभी चिक है तो इस पर हम बल लगा रहे हैं, देखो तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका shape, size and configuration चेंज हो रहा है ना, ऐसे खींच रहे हैं तो शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है ना। तो अब फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि एक बॉडी है जो कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था, तो बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, right now I am seeing an object which is resting on the ground. Now force is being applied. Now when force is being applied on this object, then what happens? Initially it was in the state of rest, and after the force was applied on it, it became in motion. It became in motion. If I am being able to apply adequate amount of force, sufficient amount of force, then what will happen? This object will change its state of rest. And if a body is moving with uniform motion, if a body is moving with uniform velocity, we can make it in rest also just by applying a force. साथ ही साथ आप ये भी जान लो कि फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एंड इसका जो CGS यूनिट होता है वो क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है।
और यदि कोई बोले आपको कि 1 न्यूटन फोर्स को आप डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे 1 न्यूटन फोर्स को? सी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, सपोज इसका मास है 1 kg. If a force is applied on a body of mass 1 kilogram and if it produces acceleration of 1 meter per second square, then what we will say? That 1 Newton force is applied. Now यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन. तो आप लोग जानते होंगे एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सिर्फ स्पीड में चेंज होने से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, यदि डायरेक्शन चेंज हुआ तो उससे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? साथ ही साथ ये सब भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए. पहला है ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो जो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर स्केलर वैल्यू भी बोलते हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया. तो ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है बच्चों. इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन. मतलब कि जैसे ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पे 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, जैसे 5 न्यूटन है तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे है, तो ये यूनिट हो गया, ये न्यूटन यूनिट है, ये मीटर यूनिट है. डिस्प्लेसमेंट मान लो आप लिख रहे हो, ये डिस्टेंस लिख रहे हो तो आप मीटर में लिखोगे. तो 10 मीटर लिख रहे हो तो 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और मीटर क्या है? यूनिट है. तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. और वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे भी करता हो. जी हाँ, तभी आप उसको वेक्टर बोल सकते हो. अदरवाइज उसको वेक्टर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से नहीं बोल सकते हो, ठीक है. बट उस पर अभी हम लोग नहीं जाते हैं. बट इतना अभी के लिए इतना जान लो कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होना जरूरी है, और साथ ही साथ जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो. अच्छा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज. अब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है. स्पीड के चेंज होने से भी आप एक्सेलरेशन बोल सकते हो प्रोड्यूस हो रहा है, और यदि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो फिर भी आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. स्पीड में चेंज आने से भी एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और यदि आपका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है बॉडी के डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. देखो, आप जब बाइक चलाते हो, बाइक आपने देखा होगा, तो उसमें जो आपका राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर. क्यों बोलते हैं उसको एक्सेलरेटर? क्योंकि वो जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है जो आपका व्हीकल है उसको. आप जब उसको घुमाते हो तो क्या होता है? उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और चूँकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ना, इसीलिए उसका नाम है एक्सेलरेटर, ठीक है. तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड. बट सिर्फ चेंज इन स्पीड के चलते ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है. डायरेक्शन में जब चेंज होता है ना, बॉडी का डायरेक्शन जब चेंज होता है तो उससे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है. तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो है दो स्थिति में प्रोड्यूस होता है, जब स्पीड में चेंज आए, और यदि स्पीड में चेंज नहीं भी आ रहा है, मान लो स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. जैसे कि आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई यदि बॉडी का एग्जांपल लेते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लो, ठीक है. मान लो एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूम रहा है, और हर पॉइंट पे मान लो इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है हर पॉइंट पे, ठीक है. 25 मीटर पर सेकेंड है हर पॉइंट पे. यहाँ भी है, हर जगह इसका वेलोसिटी कितना है? 25. तो क्या इस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है. हमको पता होता है कि यहाँ पे टुवार्ड्स द सेंटर जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही रहा है टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है. कोई देखो, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाए रखने के लिए हमें कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो फोर्स हमें
कब जरूरी होता है? तब जब किसी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में हमें घुमाते रहना हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। टू कीप अ बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ वी नीड अ फोर्स, वी रिक्वायर ए फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी को यदि सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमाते रहना है आपको, तो उसके लिए किसी भी बॉडी को यदि सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। जैसे कि मान लो आपका अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्थ को कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके चलते ही आपका जो अर्थ है ना वो सन के चारों ओर घूम पा रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है अर्थ को? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ही अर्थ को क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ को गोल गोल घूमने में मदद करता है। ठीक है, जो सन होता है वो बीच में होता है और उसके चारों ओर कौन घूमता है? अर्थ। तो अर्थ को यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये जो यहाँ पे सन है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे अर्थ को क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके चलते वो गोल गोल घूम पा रहा है। अब जब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स के चलते एक्सेलरेशन भी आता है। फोर्स एक्चुअली कॉज है और एक्सेलरेशन क्या है? इफेक्ट है। तो फोर्स लग रहा है तो उसका कॉज जो कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही। तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो सवाल ये उठता है कि ये सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन आया कहाँ से? तो एक्सेलरेशन इसलिए आया क्योंकि देखो ये जो बॉडी है, ये जब सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी घूमता है ना, तो हर पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है? बदल रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा था, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका। पहले ऐसे जा रहा था, यहाँ पे जब पहुँचा ना तो ऐसे जा रहा है। हर पॉइंट पे देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे था, यहाँ पे भी देखो। हर पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जबकि उसका स्पीड कांस्टेंट है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए क्या होता है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हमने अभी आपको कहा कि एक्सेलरेशन जो है दो स्थिति में प्रोड्यूस होता है, या तो स्पीड में चेंज होने से, जैसे कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड पहले था, या फिर अभी 25 मीटर पर सेकंड लिए थे उसी को लेते हैं। मान लो 25 मीटर पर सेकंड था, मान लो 30 मीटर पर सेकंड हो गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया कुछ देर बाद। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है उसके पास, एक्सेलरेटेड है, वो स्पीड चेंज हो रहा है उसका, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ स्पीड में चेंज होने से ही नहीं बल्कि डायरेक्शन में चेंज होने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग along a circular path, then just because that body is changing its direction at every point in that circular path, ठीक है, that's why that body which was moving in a circular orbit or circular path, that is having acceleration. That body is having acceleration which is moving in a circular orbit, circular path. Why? Because that body which was moving in that circular path is changing its direction at every point. This body is changing its direction, right? तो एक्सेलरेशन दो स्थिति में प्रोड्यूस होता है, या तो स्पीड में चेंज होने से या तो डायरेक्शन में चेंज होने से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है ये क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन आप जब सुन रहे हो तो इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, तो एक बेहतर हम एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको बढ़िया से समझ में आए। जैसे कि मान लो एक आजकल जो सेंटर टेबल आते हैं तो वो ग्लास से बने हुए होते हैं, ऊपर ग्लास रखा हुआ होता है, तो वहाँ पे मान लो एक स्टोन हम गिरा रहे हैं। ठीक है, उस ग्लास के ऊपर इफ़ सपोज वी आर हैविंग अ स्टोन एंड वी आर ड्रॉपिंग दैट स्टोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, देन क्या होता है कि छोटा सा स्टोन यदि गिरा रहे हैं तो उससे वो जो आपका ग्लास था, ग्लास शीट, वो नहीं टूटता है एक छोटा सा स्टोन को आप जब गिराते हो तो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप यदि एक बड़ा सा हैवी स्टोन को गिरा देते हो उस ग्लास शीट में, उस ग्लास में जब आप एक हैवी स्टोन को गिरा देते हो तो आप देखते हो कि वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम जो होता है ना वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का। किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी का। मास तो आपको पता ही होगा क्या होता है, मास क्या होता है आपको पता होगा, आई होप।
द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना माल भरा हुआ है उससे आप पता लगाओगे कि उसका कितना मास है। जितना मैटर उसके अंदर कंटेंट है आप बोलोगे कि उसका मास उतना ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लो एक छोटा सा स्टोन है जिसको आप उस ग्लास में जब शुरू में गिरा रहे हो तो उससे कुछ नहीं हो रहा था, बट एट द सेम टाइम आप एक हैवी स्टोन को यदि उस ग्लास में गिरा रहे थे तो उससे वो टूट जा रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। तो मास ज़्यादा होने से मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाता है और जिससे वो ग्लास टूट जा रहा था। नाउ वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है मोमेंटम, ये भी देख लेते हैं। तो देखो, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज वी आर हैविंग अ बुलेट, ओके, एंड इनिशियली द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। Then if I will ask you to stop that bullet, will you be able to stop that bullet? No, you won't be able to stop that bullet. Now if the same mass of bullet is thrown from our hand, and if I will ask you to stop that bullet, you will easily stop that bullet. How? Because when the same bullet of same mass is thrown from our hand, then its momentum is very less, because when we throw it from our hand its velocity is very less. When the same bullet of same mass is being fired from a gun, then its velocity is very large, right? That's why its momentum is also very high. It has very high momentum. तो मोमेंटम जो होता है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो दो चीज़ पे निर्भर करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। तो हमने देखा द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम, ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास के कम होने से मोमेंटम कम होगा। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी यदि कम है तो उस टाइम पे मोमेंटम भी कम होगा। मतलब कि मोमेंटम जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोमेंटम वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम भी बढ़ता है, किसी बॉडी के स्पीड के बढ़ जाने से मोमेंटम भी बढ़ जाता है, और स्पीड के घट जाने से मोमेंटम भी घट जाता है किसी बॉडी का, ठीक है। और मास के बढ़ जाने से भी मोमेंटम बढ़ जाता है और मास के घटने से मोमेंटम घट जाता है। तो इफ अ बॉडी इज हैविंग हायर मास, larger mass, then we will say that body is having larger momentum. If a body is having less mass, we will say that body is having less momentum. At the same time, if a body is having higher velocity, if a body is moving with higher velocity, then we will say that that body is having higher momentum, larger momentum. And at the same time, if that body is moving with very less velocity, then we will say that इट इज़ हैविंग लेस मोमेंटम, ओके। थोड़ा हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है ना जो किसी बॉडी को यदि हमको एक सर्कुलर ऑर्बिट में, एक सर्कुलर पाथ में घुमाते रहना है तो उसके लिए एक फोर्स नीड होता है। एक ऐसा फोर्स होता है जो आपको यदि किसी बॉडी को गोल 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 घुमाते रहना है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके लिए एक फोर्स हमें लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, जैसे कि हम अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। अब ये अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्स के द्वारा ही प्रोवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम मोहन है, और वो क्या कर रहा है ना, मान लो उसके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी में वो एक स्टोन बांध के रखा है, ठीक है। वो क्या किया है, एक स्टोन बांध के रखा है। मान लो यहाँ पे एक स्टोन बांधा हुआ है एकदम यहाँ पे, ठीक है, और उसको वो गोल 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 घुमा रहा है। तो ये स्टोन देखो गोल 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 यहाँ पे घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में। ये बच्चा यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है अपने हाथ से। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि एक स्टोन को रस्सी की मदद से ऐसे ऐसे घुमा रहा है गोल 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 गोल। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में इसलिए घूम पा रहा है ये स्टोन क्योंकि इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है इस स्टोन के पास,
इस स्टोन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप ये स्टोन वाला जो केस देख रहे हो, अभी एक बच्चा इसको अपने एक रस्सी से घुमा रहा है, तो जो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है ना, टेंशन फोर्स वही प्रोवाइड कर रहा है इसको, क्या यही टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, द टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, द टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द स्टोन। ओके, अब ये टेंशन फोर्स क्या होता है, ये टेंशन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब भी कोई स्ट्रिंग को हम खींचते हैं ना, ऐसे मान लो एक स्ट्रिंग है, उस पर हम कोई भी यहाँ पे स्टोन टांग के रख दिए सस्पेंड करके, तब वो जो जब वो वो जो स्ट्रिंग है वो सस्पेंडेड होता है, जब वो जो स्ट्रिंग है उससे जब कोई आपका स्टोन सस्पेंडेड है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वो तनाव, उस स्ट्रिंग पे एक तनाव आ जाता है। ठीक है, वो खिंचाव के चलते जब वो स्ट्रेच होता है वो स्ट्रिंग, तो उस पर एक तनाव बल आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स, जो कि विच ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इस पर हम बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हमें हायर क्लासेस में, बट टेंशन फोर्स जो होता है वो स्ट्रिंग में लगता है, आप यूँ समझ लो अभी। तो ये जो अभी टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग है, दैट टेंशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस स्टोन। ओके, टू दिस स्टोन। तो अलग अलग केसेस में हम बोल रहे थे कि अलग अलग केसेस में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है अलग अलग फोर्स। तो जैसे कि ये बच्चा वाला केस में अभी कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो ये टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग का, वही प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, आप जान लो यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में गोल 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 घुमाते रहने के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग along a circular path. Okay, this centripetal force enables this stone, or this centripetal force enables a body to keep moving along a circular path. जैसे कि देखो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका सन है, ये आपका सन है, इसके चारों ओर मान लो अर्थ घूम रहा है। ठीक है, मानना क्या है, घूमता ही है। तो ये जो आपका यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ भी तो चारों ओर घूम रहा है, गोल 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 गोल। अर्थ जो घूम रहा है सन के चारों ओर बच्चों, तो इसका मतलब अर्थ को भी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कोई ना कोई फोर्स ही प्रोवाइड करता है। जैसे वो जो स्टोन वाला केस लिए थे, तो उसमें जो स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स था, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स था, वही प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स उस स्टोन को, और वो स्टोन एक सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा था। बट यहाँ पे ये जो आपका अर्थ है ये भी तो चारों ओर घूमता है सन के, तो क्या ये अर्थ सन से कोई रस्सी से बंधा हुआ है? नहीं। तो कैसे ये घूम रहा है? कोई ना कोई फोर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा होगा यहाँ पे इसको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस अर्थ को। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, जो अर्थ और सन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? यस, वही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस अर्थ। एक्चुअल में ये जो अर्थ है और ये जो सन है ना, इसके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ को। और सेंट्रीपिटल फोर्स जब अर्थ को मिलता है तो वो चारों ओर घूम रहा है गोल 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 सन के एक सर्कुलर ऑर्बिट में, क्योंकि हमको पता है कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाते रहने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर इसलिए घूम पाता है क्योंकि अर्थ के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन प्रोवाइड्स centripetal force to this earth. That's why the earth moves around the sun in a circular orbit. यदि आप और एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मान लो देखो एक इस तरह का मान लो रास्ता है, ठीक है, रोड है, सर्कुलर
आप देखे होगे जलेबी रोड हम लोग बोलते हैं, इस तरह के जो रोड होते हैं। रांची यदि आप कभी गए हो या फिर और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहर में इस तरह का रोड देखने के लिए आपको मिलता होगा। तो चूँकि हम झारखंड के हैं तो रांची का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये इस तरह का जो सर्कुलर फॉर्म में आप रोड देख पा रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई कार जा रहा है, ठीक है। तो कार जब जाता है, मान लो कोई कार, बढ़िया से बना ले रहे हैं, मान लो कोई कार जा रहा है तो उस कार को भी तो सर्कुलर पाथ में घूमना पड़ रहा है। वैसे ही बन गया फिर से, कोई बात नहीं। तो ये जो आपका कार है, लिख दे रहे कार, समझ में आ ही जा रहा होगा कि कार है, लिखना पड़ गया हमको ना, क्योंकि देख के तो पता चल नहीं रहा है कि कार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार है ये सर्कुलर पाथ में ही तो घूम रहा है, मतलब जा रहा है इस रोड में। सर ये तो मतलब, अब आप बोलोगे सर ये तो जो आपका रोड है वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से सर्कुलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। बट जब आप मान लो इसको आप बनाओगे तो वो तो एक सर्कल ही ना बनेगा। जब इसको आप पूरा करोगे तो एक सर्कल ही बनेगा, मतलब कि उससे बॉडी को थोड़ी ना पता चल रहा है कि ये आधा है कि 1/4 है कि 1/5 है कि 1/3 है, क्या है। बॉडी के लिए तो एक सर्कुलर पाथ है, मतलब इस कार के लिए। तो ये कैसे घूम पा रहा है भाई, ये अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, ये भी तो एक सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है। तो कैसे घूम पा रहा है? इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाते रखने के लिए, ठीक है। इसको लिख ले रहे हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेफिनेशन है उसको, कि अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कौन सा फोर्स होता है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो कार है यहाँ पे, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये भी तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार को कहाँ से मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एक्चुअली जब कार यहाँ पे घूम रहा है ना, जब कार यहाँ पे सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो कार का जो व्हील है और जो रोड है, रोड का जो सरफेस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है जब वो जा रहा है। तो वास्तव में देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन दिस कार इज मूविंग ऑन द रोड। तो वो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना बच्चों, वही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस कार। समझ में आया मेरा बात, क्या बोले हम? मतलब कि कोई ना कोई फोर्स है जो हमेशा प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि वो स्टोन वाला केस में जो टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग था, उसने प्रोवाइड किया था क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब हम लोग मून और ये अर्थ का, या फिर अर्थ और सन का एग्जाम्पल लिए, तो उस टाइम पे हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स GF ऑफ द सन provides centripetal force to the earth. That's why that earth is moving along a circular orbit, right, around the sun. Okay, तो यहाँ पे ये जो कार है, कार वाले केस में हम क्या देख पा रहे हैं? जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि लग रहा है कार के व्हील और रोड का जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जहाँ पे होता है उसको हम लोग सरफेस ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो जहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे लगता है एक फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस कार, एंड दैट्स व्हाई दिस कार इज बीइंग एबल टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रोड। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। तो वास्तव में फ्रिक्शन जो होता है बच्चों, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ एक्सटर्नल कॉज विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन, और वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। जैसे कि मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और क्या हो रहा है ना, आप मान लो क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को धकेल रहे हो, ऐसे पुश कर रहे हो, राइट। तो जब आप इसको इधर फोर्स लगा रहे हो ना, तो इधर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना बच्चों, ये जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करता है। और कहाँ पे लगता है? एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो आपका सरफेस दिख रहा है ना, इसको सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये यहाँ पे, ठीक है।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कहाँ पे लगता है? एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं? ये वाला जो आपका सरफेस दिख रहा है ना, जहाँ पे दोनों बॉडी का जो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, या फिर जो ये आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये और ये ग्राउंड का जो सरफेस है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसे मेरा दोनों हाथ का यदि आप पाम देखोगे तो ये जो आप सरफेस देख पा रहे हो ये वाला, तो ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पे मेरा जो दोनों पाम है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। वो वाला जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे हम इसको अभी इस ऊपर वाले पाम को नीचे वाले के ऊपर से क्या करवा रहे हैं? ऐसे स्लाइड करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे तरफ। मतलब हम जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लगता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? एक एक्सटर्नल कॉज, एक बाहरी कारक होता है जो मोशन को हमेशा अपोज करता है, मतलब कि वो चाहता है मोशन को रेजिस्ट करना। तो फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा मोशन को अपोज करना चाहता है। इसको लिख लेते हैं हम लोग। एन एक्सटर्नल cause which always opposes motion। ठीक है, हमेशा मोशन को क्या करता है? अपोज करता है बच्चों। तो देखो, यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यदि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मोशन इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और ये क्या करना चाहेगा? हमेशा मोशन को अपोज करना चाहेगा। जैसे ये जो आपका बॉडी, जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये मोशन में आ गया, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो चाहेगा कि इसको रोके। ठीक है, मोशन को हमेशा अपोज करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक बाहरी कारक है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये एक प्रकार का एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि हमेशा मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी के ऊपर चलना चाहता है या फिर चलता है तो अ फोर्स कम्स इनटू प्ले विच इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन, और वो जो होता है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना बच्चों, दैट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। कॉज क्या है इसका? ड्यू टू द सरफेस इरेगुलरिटीज़। देखो, आपको जितने भी दुनिया में सरफेस दिखाई देते हैं वो वास्तव में उतना प्लेन नहीं है जितना आपको दिखता है। कोई भी चीज़, किसी भी सरफेस को आप देखते हो तो स्मूथ सरफेस भी रफ होता है वास्तव में। यदि उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाए तो स्मूथ सरफेस भी रफ होता है। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ होते हैं, रफ होते हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करता है। देखो, कुछ यदि माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे ना तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ इस प्रकार से है। जो आपको दिखता है वो तो वास्तव में एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये जो दो ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो बनाए हम रफ, वास्तव में जितने भी सरफेस होते हैं सब रफ होते हैं। तो जो आपको दिखाए, आपको जैसे यहाँ पे हम अभी कांटेक्ट में रखे हैं दोनों पाम को, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में पूरी तरह से कांटेक्ट में, बट जो आपको दिख रहा है वो तो एपरेंट है, एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट तो कुछ और होता है ना, क्योंकि हर सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द सरफेस इरेगुलरिटीज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है और हमेशा पैरेलल होता है किसके? सरफेस ऑफ कांटेक्ट के, और जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका एक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 3 प्रकार का होता है। इसके 3 टाइप्स हैं। अभी बेसिकली हम लोग इसका 3 टाइप पढ़ रहे हैं। पहला है एक वैसे रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, जब कोई बॉडी रोल करने लगता है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, बट उसको हम नहीं लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लिखे, और एक काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन आप बोल सकते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सिंपली कोई बॉडी जब रेस्ट पे होता है ना, कोई बॉडी मान लो ग्राउंड में पड़ा हुआ है तो उस टाइम पे उस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन 2 बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर। मतलब कि जब वो मूव कर रहा होता है उससे पहले उस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो व्हेन अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड, जस्ट पड़ा हुआ है तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या?
स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसके बाद बॉडी क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक्चुअल में देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना वो बढ़ता घटता है। एक्चुअल में देखो होता क्या है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ता है जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है। अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा ना, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा। अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि बॉडी चलना शुरू ना कर दे। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। जैसे जैसे आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है ना, अभी हम यहाँ पे इस पे मान लो फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज अ ब्लॉक, राइट नाउ आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। तो एज आई एम इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। व्हाट एक्चुअली दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज डूइंग, that static friction is actually balancing the force which I am applying, okay, and does not allow this body to move। ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसी किस लिए, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपोज कर रहा है मेरे लगाए गए फोर्स को। एंड वंस द अप्लाइड फोर्स क्रॉसेज द लिमिट, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है, फिर मूव करने लगता है। तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, जस्ट उससे पहले जो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वास्तव में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वंस द अप्लाइड फोर्स इज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। वंस द अप्लाइड फोर्स इज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, तो उसके बाद क्या करता है, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मूव करना स्टार्ट करता है, जस्ट उससे पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या मेरा बात आपको समझ में आया? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी वास्तव में स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, जिसके बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देता है, मोशन में आ जाता है। तो मोशन में आने से पहले लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी। मान लो यहाँ पे कोई एक इंसान है बैठा हुआ है, इस ब्लॉक आपको दिख रहा है बट एक इंसान है जो बैठा हुआ है। तो इसको मान लो कोई कमज़ोर बच्चा को धकेलने के लिए बोले इस इंसान को, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, मोशन में नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो बल जब लगा रहा है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है तैसे तैसे क्या हो रहा है कि इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम क्या किए, उस बच्चा को, कमज़ोर बच्चा अभी जो आया था उसको भेज दिए और दूसरा बच्चा को बुलाया और इस इंसान को, मोटू सा इंसान जो बैठा हुआ है, उसको धकेलने के लिए बोले। तो जैसे ही वो धकेल रहा है उसको, तो चूँकि वो जो थोड़ा उससे ताकतवर था अभी जो आया, उसका मस्कुलर फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा, मान लो 20 न्यूटन लगा रहा था तो ये 30 न्यूटन लगा रहा है, तो अभी भी ये नहीं गया। तो अभी देखो, जैसे वो बच्चा, पहले वाला बच्चा जब लगा रहा था उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन कम लग रहा था, क्योंकि अप्लाइड फोर्स को बस क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर दे रहा है। जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है उसको बस बैलेंस कर दे रहा है आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, और बॉडी को मूव नहीं होने दे रहा है। अब फिर दूसरा बच्चा आया, वो 30 न्यूटन लगाने लगा, ज़्यादा लगाने लगा, तो उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ गया। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका, मान लीजिए 30 न्यूटन वो लगा रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन हो गया। पहले 20 था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 था, अब ये जब 30 हुआ तो वो भी 30 हो गया और बैलेंस कर दिया। अब एक सर्टेन एक लिमिट है जिसके बाद वो चलने लगेगा ना। एक, अब हम कोई दूसरा बच्चा को ले आए जो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो क्या करेगा, वो जब बल लगाएगा तो जस्ट मान लीजिए वो भी नहीं डिस्प्लेस करवा पा रहा है उतना ताकत होने के बावजूद भी, लेकिन उसका जो फोर्स वो लगा रहा है ना वो मैक्सिमम लगा रहा है। मतलब थोड़ा सा भी, जितना वो लगा रहा है उससे थोड़ा सा भी यदि ज़्यादा लगा दे, वो थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा दे, तो उसके बाद बॉडी जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा है जिसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स आफ्टर विच द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव, तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है ना अपोज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है?
लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली इट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव. ठीक है, कब एक्ट करता है? जस्ट स्टार्ट टू मूव करता है. एक्ट स्टार्ट किया नहीं है, मोशन